हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आखिरकार डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम कैसा रहता है, ये कैसे वर्क करता है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व स्टडी करेंगे और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इतना सब कुछ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है। वो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी अ पावर सिग्नल, इट कैन बी अ वोल्टेज सिग्नल और इट कैन बी अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो एम्पलीफायर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to increase the amplitude of electrical signals like power signal, voltage signal और current signal। देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर जो है वो एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, जिसमें हम प्रीवियस स्टेज को नेक्स्ट स्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं बिना किसी कपलिंग डिवाइस का यूज करते हुए। तो स्टूडेंट्स, इसलिए इसे हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के नाम से जानते हैं। तो अगर इसके सर्किट डायग्राम की बात करें तो यह है हमारे पास सर्किट डायग्राम ऑफ टू स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके इधर जो है वो फर्स्ट स्टेज है और डॉटेड लाइन से उधर जो है वो एम्पलीफायर की सेकंड स्टेज है। दोनों स्टेजेस में हमने कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स का यूज किया है, क्योंकि ये एक टू स्टेज एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर हम दो ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे। यह है हमारे पास पहला एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और यह है हमारे पास सेकंड एनपीएन ट्रांजिस्टर Q2 आल्सो इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर एमिटर टर्मिनल जो है वो कॉमन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। तो ये कैसे पता चला स्टूडेंट्स, ये कि हमने यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स लिए हैं। हमने जो एरो है वो बाहर की तरफ शो किया है, तो ये ट्रांजिस्टर जो हैं वो दोनों के दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हैं। दोनों स्टेजेस में आपको कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर R1 R2 जो हैं इस तरह से कनेक्ट किए गए हैं और जिस भी डिवाइस में R1 R2 जो हैं इस तरह से कनेक्ट किए होते हैं, ये फॉर्म करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट या फिर वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। इसका काम होता है ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में लेके आना, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर बाइसिंग करना। यहाँ पर आपको एक एमिटर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा RE, जिसे हमने एमिटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसका काम होता है ट्रांजिस्टर की बायस स्टेबलाइजेशन करना। बायस स्टेबलाइजेशन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, हर एक ट्रांजिस्टर का अपना एक क्यू पॉइंट होता है। अगर आप को ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली वर्क करवाना है तो ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट जो है वो एक्टिव रीजन में रहना चाहिए, वो सैचुरेटेड रीजन या कट ऑफ रीजन में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने क्यू पॉइंट की शिफ्टिंग को रोकना है तो उसके लिए आप यूज करते हैं एमिटर रेजिस्टेंस RE। ये काम करता है ट्रांजिस्टर की बायस स्टेबलाइजेशन करने में। सेम यहाँ पर आपको R1 R2 का ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये इस ट्रांजिस्टर को स्टेबलाइज करेगा, इसको एक्टिव रीजन में लेके आएगा, इसको प्रॉपरली वर्क करवाएगा और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस RE है वो इस ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन से शिफ्ट नहीं होने देगा इन कट ऑफ रीजन और इन सैचुरेटेड रीजन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हमने वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करना है वो हम इस वोल्टेज सोर्स VS से प्रोवाइड करेंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये एम्पलीफायर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के काम आता है। जिन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम होती है उन सिग्नल्स को ये बहुत अच्छे से एम्पलीफाई करता है। जो हमारे प्रीवियस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स थे, जैसे कि RC कपल्ड एम्पलीफायर या फिर ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, वो कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे?
क्योंकि उन दोनों ट्रांजिस्टर, उन दोनों एम्पलीफायर्स में यूज हो रहे थे कैपेसिटर्स। दोनों एम्पलीफायर्स में हम बाईपास कैपेसिटर्स का यूज कर रहे थे, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में तो हम कपलिंग कैपेसिटर का भी यूज कर रहे थे। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो होती है, जिसे हम एक्सी से डिनोट करते हैं, वो होती है 2 पाई न्यू सी। अगर आपके सिग्नल फ्रीक्वेंसी कम है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो दोनों के दोनों एम्पलीफायर से, चाहे वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हो चाहे वो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर हो, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे कैपेसिटर्स का यूज कर रहे थे, बाईपास कैपेसिटर्स लगा रहे थे आरई के पैरेलल में उन दोनों एम्पलीफायर्स में, और आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में तो हम यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर का भी यूज कर रहे थे। तो जब हमारा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लो होगी तो उस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो हैं वो अच्छे से एम्पलीफाई नहीं हो पा रहे थे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम में कहीं पर भी कोई भी कैपेसिटर का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर इनपुट कैपेसिटर का यूज नहीं किया गया है, कोई भी कपलिंग कैपेसिटर नहीं लगाया गया है, आरई के साथ कोई भी पैरेलल में बाईपास कैपेसिटर का यूज नहीं किया गया है दोनों स्टेजेस में। तो ये क्या काम करता है, ये लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को बहुत अच्छे से एम्पलीफाई करता है, और उन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10 हर्ट्ज के अराउंड होती है या उससे कम होती है। तो जिस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपने एम्पलीफाई करना है वो इस वोल्टेज सोर्स से आप देंगे, और इस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 10 हर्ट्ज से कम होगी। क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो प्रॉपर्ली बायस्ड है, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल है, तो ये ट्रांजिस्टर अपना काम करेगा और हमें ये एम्पलीफाइड सिग्नल देगा। क्योंकि ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, और हम जानते हैं जब हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की वर्किंग स्टडी की थी कि ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज एम्पलीफिकेशन करके देता है। अगर आपका इनपुट सिग्नल ऐसे है तो आपका एम्पलीफाइड सिग्नल जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल। ये जो हमारा एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल है, मीन जो हमारी फर्स्ट स्टेज की आउटपुट है, वो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेज के ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर हमने कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं यूज किया है, कोई भी कपलिंग ट्रांसफार्मर यूज नहीं किया है, जैसा कि हम ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में कर रहे थे। कोई भी हमने यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर का यूज नहीं किया है। हम डायरेक्ट एक वायर की हेल्प से इस एम्पलीफाइड सिग्नल को, मींस पहले स्टेज की आउटपुट को सेकंड स्टेज की इनपुट में देंगे। तो स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेज जो है वो सेम वैसे ही काम करेगी जैसे हमारी फर्स्ट स्टेज काम कर रही है, और सेकंड स्टेज जो है इस सिग्नल को फर्दर एम्पलीफाई करके हमें देगी, और ये एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जो है हमें इस लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस ऑब्टेन होगा, जो कि हमने सेकंड स्टेज में कनेक्ट किया हुआ है। क्योंकि ये भी एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, तो ये जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज एम्पलीफिकेशन करके देगा। अगर आपका सिग्नल ऐसे है तो आपकी जो एम्पलीफाइड आउटपुट होगी रिजल्टेंट, वो कुछ इस प्रकार से होगी, मींस 180 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ पर आएगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल फेज शिफ्ट हो गया 360 डिग्री। मींस जो हमारा आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल होगा वो इनपुट सिग्नल के साथ जो है वो सेम फेज में होगा। इस तरह से ये जो है हमारा एम्पलीफायर जो है वो काम करता है। दोनों स्टेजेस में आपको यहाँ पर कलेक्टर रेजिस्टेंस RC जो है वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कलेक्टर करंट को जो है वो लिमिट करते हैं, और दोनों स्टेजेस के कलेक्टर टर्मिनल्स को हमने एक DC पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है प्लस VCC, ताकि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो काम कर सके। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। दिस एम्पलीफायर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इन विच प्रीवियस स्टेज इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट स्टेज विदाउट यूजिंग एनी कपलिंग डिवाइस। ये एम्पलीफायर जो है वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की कैटेगरी में आता है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रीवियस स्टेज होती है उसे हम नेक्स्ट स्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं बिना किसी कपलिंग डिवाइस का यूज किए हुए। यहाँ पर प्रीवियस स्टेज जो है वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेज के साथ कनेक्ट होगी, इसलिए इस एम्पलीफायर को हम बोलते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इंस्टेड ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इन RC कपल्ड एम्पलीफायर, कपलिंग ट्रांसफार्मर इन ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, नो कपलिंग डिवाइस इज used for coupling any two stages। RC कपल्ड एम्पलीफायर में हम एक कपलिंग कैपेसिटर का यूज कर रहे थे,
ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में हम कपलिंग ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे थे किन्हीं भी दो स्टेजेस को आपस में कपल करने के लिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी हम यूज नहीं करेंगे। हम एक स्टेज को डायरेक्टली दूसरी स्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे। हम ना तो यहाँ पर कोई कपलिंग कैपेसिटर यूज करने वाले हैं जैसा कि हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में यूज कर रहे थे, ना ही हम यहाँ पर कोई कपलिंग ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे जैसा कि हम ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में कर रहे थे। Here output voltage of one stage is directly coupled to the input of next stage। पहले स्टेज की जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो हम डायरेक्टली फीड करेंगे एज अ इनपुट टू द नेक्स्ट स्टेज, इसलिए इसे हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। It is used to amplify low frequency signals less than 10 Hz such as amplifying photoelectric current, thermocouple current, etc। ये जो एम्पलीफायर है इसकी खास बात ये है कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को बहुत ही अच्छे से एम्पलीफाई करके देता है। जैसे कि हमारे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट, थर्मोकपल करंट, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज से कम होती है। तो इन सिग्नल्स को अगर आपको एम्पलीफाई करना है तो आपको इस एम्पलीफायर का यूज करना पड़ेगा। इस एम्पलीफायर में कोई भी जो है कैपेसिटर का यूज नहीं होता है, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है। इसलिए हमारे जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर था या फिर ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर था, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे कैपेसिटर्स का यूज करते थे तो वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं कर पा रहे थे। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स पर उनका वोल्टेज गेन जो है वो बहुत कम हमें मिलता था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का सहारा लेते हैं लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए। और इस सर्किट डायग्राम में आपको कोई भी कैपेसिटर जो है वो लगा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो अगर इसके हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर और ये है हमारे पास सेकंड स्टेज एम्पलीफायर। दोनों एम्पलीफायर्स को हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है, बीच में हमने यहाँ पर कोई भी कपलिंग डिवाइस का यूज नहीं किया है। जो हम वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं वो हम फर्स्ट स्टेज के इनपुट में देंगे और यहाँ से हमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, जो कि हम डायरेक्टली सेकंड स्टेज की एम्पलीफायर के इनपुट में देंगे और यहाँ से आपको एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा। यहाँ पर भी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस होगा, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये हो गया, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये हो गया, तो टोटल फेज शिफ्ट होगा 360 डिग्री का। तो हमारा जो एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल होगा वो इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेस में होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं दोनों स्टेजेस में कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे इस एम्पलीफायर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिंगल स्टेज कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स। तो यहाँ पर आपको इस 2 स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में 2 कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे और दोनों जो हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर से फॉर्म किए जाएंगे। In each stage, resistors R1, R2 form a potential divider arrangement for proper biasing of transistor। तो यहाँ पर हमने दोनों स्टेजेस में R1 R2 को इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है और जिस भी डिवाइस में आपको R1 R2 जो है वो इस तरह से कनेक्ट हुए दिखाई दे तो ये फॉर्म करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट और ये हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर की प्रॉपर बाइसिंग करने के लिए, मींस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में लाने के लिए, ताकि ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर सके और सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके। द रजिस्टर RE हेल्प्स इन बायस स्टेबलाइजेशन, दैट इज फॉर कीपिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल। यहाँ पर हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है RE ये है एमीटर रजिस्टर। इसका काम होता है ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखना, मींस ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्टिव रीजन में रखना, ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट ना होने देना इन कट ऑफ रीजन और इन सैचुरेटेड रीजन। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीपिंग ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बायस स्टेबलाइजेशन। तो ये जो है रजिस्टर्स बायस स्टेबलाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। द वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज गिवन एज इनपुट टू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 थ्रू AC वोल्टेज सोर्स VS। जिस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जिस लो फ्रीक्वेंसी वाले वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है वो आप पहली स्टेज के पहले ट्रांजिस्टर Q1 को यहाँ पर इसकी बेस में देंगे एज अ इनपुट। एंड द एम्पलीफाइड आउटपुट AC वोल्टेज सिग्नल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्टेड इन द सेकंड स्टेज। ये एम्पलीफायर जो है इस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा
और इस वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम डायरेक्टली फेड करेंगे टू द इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज के अक्रॉस जो लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट होगा वहां पर आपको एम्पलीफाइड आउटपुट AC वोल्टेज सिग्नल देखने को मिलेगा, जो कि इस इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेज में होगा। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये प्रोड्यूस करेगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये प्रोड्यूस करेगा, टोटल फेज शिफ्ट होगा 360 डिग्री का या फिर हमारे पास 0 डिग्री का। तो हमारा जो आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल होगा वो इनपुट सिग्नल के साथ सेम फेज में होगा। द कलेक्टर टर्मिनल्स ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर्स Q1 एंड Q2 आर कनेक्टेड टू DC सप्लाई प्लस VCC। दोनों टर्मिनल्स जो हैं, कलेक्टर टर्मिनल जो हैं दोनों ट्रांजिस्टर्स के, उन्हें हमने प्लस VCC सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, जो कि एक DC सप्लाई है जो इन ट्रांजिस्टर्स को ऑन करती है। तो स्टूडेंट्स ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके बाद हम स्टडी करेंगे इसकी वर्किंग। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इसकी वर्किंग में क्या ऐड करके आएंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए वर्किंग। Weak AC voltage signal from AC voltage source VS is given to the base of first transistor Q1। जिस लो फ्रीक्वेंसी वीक AC सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है वो आप पहली स्टेज में कनेक्टेड पहले ट्रांजिस्टर Q1 के बेस में देंगे एज इनपुट। एज द फर्स्ट स्टेज इज प्रॉपर्ली बायस्ड एंड ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबल, देयरफॉर सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाय इट। क्योंकि हमारी जो पहली स्टेज है वो हमने प्रॉपर्ली बायस्ड की हुई है, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल है, वो हमने किया है विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू रेजिस्टेंसेस R1 R2 और इस एमिटर रेजिस्टेंस RE की हेल्प से। तो ये स्टेज जो है इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें देगी, बट ये सिग्नल जो है इस इनपुट सिग्नल के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होगा, क्योंकि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। दिस एम्पलीफाइड सिग्नल इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द बेस ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर एज इनपुट। इस एम्पलीफाइड सिग्नल को हम डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बिना किसी कपलिंग डिवाइस का यूज करते हुए इस सेकंड स्टेज में कनेक्टेड सेकंड ट्रांजिस्टर Q2 के बेस में हम ट्रांसफर करेंगे एज अ इनपुट। द सेकंड स्टेज रेंडर्स द एम्पलीफिकेशन इन एन एग्जैक्टली सेम मैनर। जो हमारी सेकंड स्टेज है वो इस सिग्नल को सेम उसी तरह से एम्पलीफाई करेगी जिस तरह से हमारी फर्स्ट स्टेज ने किया था। तो ये सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होके हमें यहाँ मिलेगा इस लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस, और इस सिग्नल और इस सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। अगर ये सिग्नल आपका ऐसे है जो इस ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट का काम कर रहा है तो आपका आउटपुट सिग्नल जो है वो इस तरह से होगा। तो टोटल यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल के बीच में वो होगा 360 डिग्री का और 0 डिग्री का। 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये प्रोड्यूस करेगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल फेज शिफ्ट हो गया हमारे पास 360 डिग्री। द रिजल्टेंट एम्पलीफाइड AC सिग्नल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्टेड इन द सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में कनेक्टेड जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपको फाइनल एम्पलीफाइड AC सिग्नल मिलेगा। इस तरह से हमारा ये टू स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी वाले वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके हमें देता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम पढ़ेंगे इस एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं इस एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व क्या होता है? ये एक ऐसा कर्व होता है जो किसी एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन का वेरिएशन शो करता है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल और वाई एक्सिस पर लेंगे वोल्टेज गेन इन डेसिबल्स dB। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे जो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है उसके सर्किट डायग्राम में हमने कोई भी कपलिंग कैपेसिटर या बाईपास कैपेसिटर्स का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए जो वोल्टेज गेन होगा वो हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज गेन देखने को मिलेगा। लो फ्रीक्वेंसी पर आपका वोल्टेज गेन जो है वो ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी कपलिंग कैपेसिटर या बाईपास कैपेसिटर्स का यूज नहीं किया है। तो आपकी लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आपको यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज गेन देखने को मिलेगा। ये एम्पलीफायर जो है वो एक फ्लैट रिस्पांस जो है वो शो करेगा बिटवीन वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल अप टू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं F2 से, और इसे हम बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है यहां तक आपका वोल्टेज गेन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, यहां तक आपको जो है वो फ्लैट रिस्पांस देखने को मिलेगा। और ये जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है F2 की वैल्यू, ये डिटरमाइन कैसे होती है, जो हमने
एम्पलीफायर बनाने के लिए वायरिंग यूज की है और ट्रांजिस्टर का जो अपना रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस होती है, ट्रांजिस्टर की अपनी कैपेसिटेंस होती है बिटवीन एमीटर बेस टर्मिनल, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस और कलेक्टर और एमीटर के बीच की जो कैपेसिटेंस होती है वो डिटरमाइन करती है इस अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बढ़ाएंगे तो आपका वोल्टेज गेन जो है वो डिक्रीज होता है और इसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका गेन जो है वो कम होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यही आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो आप हेडिंग बना लीजिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। द कर्व रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व एंड इज शोन इन बिलो। तो ऐसा कर्व जो एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन का वेरिएशन शो करे विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। फ्रॉम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व इट इज क्लियर दैट it has no coupling and bypass capacitors to cause a drop in the gain at low frequencies। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व से हमें क्या क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहे हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि क्योंकि यहाँ पर कोई भी कपलिंग या बाईपास कैपेसिटर्स का यूज नहीं किया गया है तो आपका लो फ्रीक्वेंसीज पर वोल्टेज गेन जो है वो ड्रॉप नहीं होगा, जैसा कि हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में हो रहा था। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर में भी हमें लो फ्रीक्वेंसीज पर वोल्टेज गेन जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था, बट इस एम्पलीफायर में क्योंकि हमने ना तो कपलिंग कैपेसिटर यूज किया है ना बाईपास कैपेसिटर यूज किया है तो लो फ्रीक्वेंसीज पर आपका वोल्टेज गेन का ड्रॉप होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। लो फ्रीक्वेंसीज पर आपको जो है कांस्टेंट वोल्टेज गेन जो है वो देखने को मिलेगा। द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व इज फ्लैट अप टू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी f2 व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द वायरिंग कैपेसिटेंस एंड ट्रांजिस्टर इंटरनल कैपेसिटेंस। ये जो है वोल्टेज गेन कांस्टेंट बना रहेगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक, जिसे हम बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी f2। और f2 की वैल्यू जो है इस एम्पलीफायर के लिए कौन डिटरमाइन करता है, वायरिंग कैपेसिटेंस, जो वायर्स आपने यूज की है उसकी अपनी कैपेसिटेंस होगी, ट्रांजिस्टर की अपनी कैपेसिटेंस होंगी क्योंकि दो ट्रांजिस्टर्स आप यूज कर रहे हैं तो उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है इस अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगी। बियॉन्ड अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी f2 द गेन डिक्रीजेस। और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी आपका गेन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इसे हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रोल ऑफ। तो स्टूडेंट्स इसके बाद का बचा हुआ काम हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं इस एम्पलीफायर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। तो पहले आप हेडिंग बना लीजिए एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है इट हैज सिंपल सर्किट एंड कैन बी डिजाइन्ड विद मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो सबसे सिंपल होता है। जितने भी हमने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स पढ़े हैं सबसे सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम इसका होता है और इस एम्पलीफायर को हम कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसको डिजाइन करने के लिए आपको सिर्फ दो ट्रांजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी और कुछ रेजिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। इसमें ना तो आपको कोई कपलिंग डिवाइस लगाना है, ना आपको कपलिंग कैपेसिटर लगाना है, ना आपको बाईपास कैपेसिटर की जरूरत है, ना ही आपको कपलिंग ट्रांसफार्मर की जरूरत है जैसा कि बाकी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में हमें जरूरत पड़ती है। इट इज इनएक्सपेंसिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कपलिंग डिवाइसेस। ये हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें हम कोई भी महंगे वाले कपलिंग डिवाइसेस जो है वो यूज नहीं करते हैं। थर्ड एडवांटेज है इट इज लाइट कॉम्पैक्ट एंड रिक्वायर्ड लेस स्पेस। ये सबसे लाइट वेट होता है, कॉम्पैक्ट होता है और इस जो है ये लेस स्पेस जो है रिक्वायर करता है। फोर्थ पॉइंट है आपके पास इट कैन बी यूज टू एम्पलीफाई लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को बहुत अच्छे से एम्पलीफाई करके देता है जो कोई भी दूसरा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आपको नहीं करके देगा। फिफ्थ एडवांटेज है इट प्रोवाइड्स गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एज नो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव कंपोनेंट्स इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर प्रेजेंट। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें अच्छा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देता है, काफी ज्यादा इसका वोल्टेज गेन जो है वो हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है क्योंकि इस एम्पलीफायर में हम कोई भी फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव कंपोनेंट्स जैसे कि कैपेसिटर्स का यूज तो करते ही नहीं है, साथ के साथ कोई भी ट्रांसफार्मर का यूज नहीं करते हैं और ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने के लिए आपको इंडक्टर कॉइल की जरूरत पड़ती है। इंडक्टर्स भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो अच्छा रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इट कांट एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। इससे आप सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम होती है उनको ही एम्पलीफाई कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को आप एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज है इट हैज पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी। द ट्रांजिस्टर पैरामीटर सच एज करंट गेन बीटा जो कि होता है IC/IB
VB एंड VB वेरी विद टेम्परेचर। इसकी जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी होती है वो पुअर होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका जो एम्पलीफायर है वो वर्क करेगा टेम्परेचर वेरिएशंस के कारण जो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं, पहला करंट गेन है जो कि रेशो होता है आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट का, मींस कलेक्टर करंट टू द बेस करंट का, और VBE जो है वो चेंज करते हैं विद टेम्परेचर। अगर आपका बीटा चेंज होगा तो आपका कलेक्टर करंट भी चेंज होगा, और अगर आपका कलेक्टर करंट चेंज होगा तो डेफिनेटली आपका क्यू पॉइंट भी चेंज होगा। Because of direct coupling, the variations in one stage is transmitted to the next stage। पहले स्टेज में जो भी वेरिएशंस होंगे बीटा और VBE में वो डायरेक्टली जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे सेकंड स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट कपलिंग देखने को मिलती है, इसलिए आपका जो क्यू पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम इसमें बनी रहती है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करेंगे इस एम्पलीफायर की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं इस एम्पलीफायर की कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को। तो आप हेडिंग बनाएंगे एप्लीकेशंस। इट फॉर्म्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स एंड ऑपरेशन एम्पलीफायर्स। डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स एंड ऑपरेशन एम्पलीफायर्स का बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं ये। इट इज यूज्ड इन टीवी रिसीवर्स। टीवी रिसीवर्स में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन जेट इंजन कंट्रोल। जेट इंजन कंट्रोल में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पावर सप्लाई रेगुलेटर्स एंड इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर सर्किटरी। पावर सप्लाई रेगुलेटर्स में भी इसका यूज करते हैं और कंप्यूटर सर्किटरी में भी इसका काफी यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, जितना आपको आज बताया गया है। अगर आपको एग्जाम में उतना लिख आते हैं तो आपको 100% जो है वो फुल मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर 5 और 6 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।